ओके स्टूडेंट्स, भाई कैसे हो आप सब। आई होप आपने लास्ट वाली वीडियो देख ली होगी इस वाले चैप्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, सब बात नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर उसको अच्छे से समझोगे तो वो हो जाएगी। ठीक है, आज इसी चैप्टर का हमारा कह सकते हैं शायद लास्ट पार्ट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पार्ट 6, जिसके अंदर हम अपनी छोटी छोटी जो इक्वेशंस होंगी, ओहो सॉरी, हाँ, छोटी जो इक्वेशंस होंगी उनको सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारे, सबसे पहले तो भाई देखो, जो लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने सब्ट्रैक्शन काम किया था, उससे पहले वाली के अंदर हमने काम किया था एडिशन का। ठीक है, उन दोनों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी और आपके आने वाली हायर क्लासेस के लिए भी। ठीक है, क्योंकि देखो उनके अंदर आपको मल्टीप्लीकेशन बढ़ जाएगा और सब्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीजें काम आएंगी। तो अगर ये चीज यहाँ पे नहीं समझ आए तो वहां पे बड़ी दिक्कत होगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखो, खुद से सवाल कौन करने की कोशिश करो, चाहे आंसर गलत आए लेकिन एक बार ट्राई तो करो। जितना दिमाग इसमें लगा सकते हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, उस चीज को आप ट्राई करके देखो। स्टार्टिंग में कम से कम 5 में से अगर एक क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, सब चीज प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन उसको स्किप मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और स्पेशली सब्ट्रैक्शन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने एक बार वो चीज समझ में आ गई फिर तो आपको कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है, क्या है टॉपिक हमारा, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। हाँ, ये करना है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, हमें उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है अभी बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है 8n+10 का। अब आपसे कोई कहे कि इसकी वैल्यू बताओ, अब आप बोलोगे हम वैल्यू तो बता दें, लेकिन हमें ये तो बताओ कि हमारा जो वेरिएबल है इसकी, इसके अंदर क्या पुट करना है। भाई 8 के अंदर तो आप कुछ पुट नहीं कर सकते, 8 तो कांस्टेंट है। 10 के अंदर भी आप कुछ पुट नहीं कर सकते क्योंकि 10 भी कांस्टेंट है, लेकिन n तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो एक वेरिएबल है। और हमने अभी पढ़ा है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ओके, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू डिपेंड करती है एन के ऊपर। कि अगर हमें एन की कोई एक वैल्यू मिल जाए, कि आप कह दो कि एन के अंदर ये वैल्यू डाल दो, तो उस वैल्यू को डालने के बाद हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे और एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल देंगे। तो यही चीज है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, यही चीज है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। कैसे, देखो, अगर आपने कभी फॉर्मूलेस पढ़े हो, जो कि पढ़े होंगे, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अब मान लो मैं कोई एक वेरिएबल ले लूं, तो हमें पता है साइड इनटू साइड होता है, ऐसे तो होता है, साइड इनटू साइड। अब साइड को मैं ऐसे ना लिख के एक वेरिएबल की तरह ले, लेकिन मान लो एक वेरिएबल है बी, बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ही तो हुआ। अब आपसे कोई बोले कि भाई इसको सॉल्व करके दिखाओ, इसकी वैल्यू बताओ, तो आप यही तो कहोगे कि हम जब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक हमें यही ना पता हो कि बी के अंदर क्या वैल्यू डालनी है ना, बी के अंदर क्या वैल्यू डालनी है। अब हमारे लिए तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, हमारे लिए तो ये भी एक एक्सप्रेशन है ना, कि एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, वेरिएबल आ गया, वेरिएबल आके एक्सप्रेशन बन गया। हमने पढ़ा था कि हम कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो, ऐसे जरूरी नहीं, वेरिएबल के साथ वेरिएबल हो तो भी हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। हमने ये चीज पढ़ी ना, तो वही चीज है। तो बी स्क्वायर भी एक एक्सप्रेशन है, नो डाउट। तो वो कह रहा है कि मैं सॉल्व कैसे करूं जब तक तुम मुझे बी की वैल्यू नहीं बताओगे। अब उसने कहा कि मान लो तुम बी को लिख लो 4, अब बताओ, अब आप क्या करोगे। उसने कहा कि हमें पता है कि बी वैल्यू 4 है, अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे। कैसे, 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 विच इज 16। अब कुछ भी अगर 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंट, है ना, होगी सॉल्व। तो हमने इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन वो वैल्यू फाइंड कब हुई, जब उसने बी की वैल्यू हमें दी है, वरना हम सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो इसी तरह से हमें एक्सप्रेशंस गिवन होंगे,
एक्सप्रेशंस के अंदर जो भी वेरिएबल दिए होंगे उनकी वैल्यूज गिवन होंगी, उन वैल्यूज को पुट करके हमें अपना आंसर निकालना। ठीक है जी, हमें अपना आंसर निकालना है। चलिए चलते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, नहीं मुझे क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा यार। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन फॉर x is equals to 2 100 minus 10x cube। अब कंफ्यूज मत हो जाना, वो ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन जो है वो ये है, कभी इसको एक्सप्रेशन मान लो ना। उसने कहा है कि तुम्हें इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके अंदर जो x है तुम्हें 2 पुट करना है। ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि एक्स वर्ग को 2 क्यों लिया और ऐसे क्यों दिया ना। उसने ये चीज गिवन दी है, उसने कहा है कि हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन के अंदर आपको x इज इक्वल टू 2 पुट करना है और इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो क्या, 100 माइनस 10x क्यूब। लिखा लिखा। क्या कह रहा है वो कि इसको क्या मान लो, 2। हमें पता है 2 का क्यूब क्या होता है, 2 टू टू जा 4, 4 टू जा 8। तो 100 माइनस 10 इंटू 8। अब इसको हम एक साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि पहले ये एक साथ आ गया। ऐसे नहीं कर सकते ना कि हम पहले 100 माइनस 10 कर देना ना। मल्टीप्लीकेशन बोर्ड मास पड़ा होगा, ये बोर्ड मास की तरह ये निकल के आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी चीज पहले ये सॉल्व होगा ना, ये दोनों साथ में थे तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 8, 80। 100 में से 80 गए 20। ऐसे मत कर देना कि भाई ऐसे आ गया 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई 8 के पहले 90 इंटू 10 कर दो ना, बिल्कुल गलत है ये साथ में थे, ये हमारे साथ में चल रहे हैं, तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल मत कर देना, ये बिल्कुल गलत होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन ले ले। अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। क्या है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कुछ इस तरह है, एन क्यूब प्लस 5n² प्लस 5n-2। उसको सॉल्व करना है फॉर n इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, हाँ दिख गया, कह रहा है कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये और इसके अंदर n की जो वैल्यू वो -2 पुट करनी है और बताओ क्या वैल्यू आएगी। आ जाओ। n की जगह -2 बोलेंगे, -2 का क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2। अब इसको ना ऐसे मत लिख देना कि ऐसे लिख दो तुम कि -2 क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 ना, ये बिल्कुल गलत है। जो चीज जिसके साथ दी गई है, जो चीज जिसके साथ दी गई है उनको उन्हीं के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, उनको उन्हीं के साथ सॉल्व करना है, इधर उधर नहीं भागना, गलत हो जाएगा सवाल। -2 का क्यूब क्या होगा, हमें पता है -2 का क्यूब क्या होता है 8। और क्योंकि माइनस का माइनस साइन आ गया, हमें पता है कि माइनस साइन अगर हो, अगर पावर ऑड में हो तो साइन भी आ जाता है नेगेटिव का। अगर यहाँ पे पावर प्लस हो तो यहाँ पे पावर इवन होती तो आंसर क्या आता, पॉजिटिव वाला। पढ़ाया हुआ है ये सब। -8 प्लस, देखो -2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4। अब माइनस के ऊपर इवन की पावर है तो साइन प्लस का आएगा। 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, 5 दूनी 10। हमें पता है मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर प्लस माइनस माइनस होता है, -10 -8 प्लस 20 -10 -2। अब चाहो तो नेगेटिव वाली जितने भी साइन है उसको साथ ले लो, पॉजिटिव वाले को एक जगह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसा करती हूँ, पॉजिटिव वाले को आगे ले आती हूँ, -8 -10 और -2, 8 और 2 10 और -20, और इसका आंसर तो 0 आ गया। ठीक है ना, देखो
तुम लोगों को इसमें बता दूं मैं हमेशा से ही, कभी भी एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, अगर एक टर्म पॉजिटिव की है और एक टर्म नेगेटिव की है तो आंसर, जब ऑपरेशन होगा वो नेगेटिव का होगा, और दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन आएगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन के केस में, सॉरी सॉरी, मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव 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 होता है। ठीक है, बस क्या करना है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव होता है, सिर्फ एक में चेंज है, बाकी दोनों पॉजिटिव है। तो इसलिए हमने जब एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है हमारा, नेगेटिव, जो कि ये साइन हमारा कैसा आया, नेगेटिव। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे आके कंफ्यूज नहीं हो जाना। ओके, अगला क्वेश्चन है वही दोबारा कि आपको एक्सप्रेशन गिवन है, क्या गिवन है एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन तो आपको गिवन है ए क्यू स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, और अगला एक्सप्रेशन आपको गिवन है ए क्यू माइनस बी क्यू। ओ ओ, और इसके अंदर कह रहा है कि ए को तो आप लिख लो 3 और बी को लिख लो 2। अच्छा 2ab, देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके बताऊं, दो तरीके हैं। अब या तो तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, नो डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओहो गलत वाले से डाल दिया, एक सेकेंड। हम्म, देखो या तो तुम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, कैसे, ए की जगह 3 का स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, प्लस 2, ए की जगह 3 प्लस बी की जगह 2, नेगेटिव का कोई साइन नहीं है तो मेरे को दिक्कत है नहीं, और बी की जगह 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू 2 12, प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो नहीं कर दिया, 10 और 11 कितना हो, 12 18 18, नहीं गलत है, 6 9 दो है, सही है, आंसर आंसर सही है, 25 है। ठीक है, अच्छा एक तो तरीका ये हो गया, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर कभी फॉर्मूला पढ़ा हो तो ध्यान है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओ ओ, तो क्या मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकती, आप कहोगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की जगह वैल्यू पुट करी 3, बी की जगह वैल्यू पुट करी 2, दोनों का स्क्वायर लेना है, पहले ऐड करा 5, 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25। ये भी आंसर है और ये भी आंसर। भाई हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, मैंने डायरेक्ट वही लिया क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ। ए की जगह वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह वैल्यू पुट कर दी, दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट के बाहर क्या मिला हमें, स्क्वायर, तो स्क्वायर को सॉल्व करके 25 आ गया। देखो फॉर्मूला इसका भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हाँ प्लस ए बी, यही फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला इसका होता है। लेकिन देखो ये बड़ी चीज थी तो मैंने इसको छोटा में करके बताया है, यहाँ पे ये ऑलरेडी छोटा है, हमें और ज्यादा इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिख लूं, ए का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, हमें पता है 3 का क्यूब क्या होता है 27, ए का क्यूब क्या होता है 8,
अब से 19, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, 19 आया, ठीक है। ठीक है, चलो आंसर आ गया, हाँ आ गया। अब अगला सवाल ले ले, अगला भी ले लेते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन क्या क्या है, एक्सप्रेशन है पहला वाला तो है आपका 2a² b प्लस 2ab² प्लस ab, ओके। और सेकंड है क्या है, a² प्लस ab प्लस 2, राइट, ओके। और उसने a की वैल्यू दी है 0 और b की वैल्यू दी है उसने -1। ये उसने गिवन है, उसने कह रहा है एक्सप्रेशन निकालो, एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो जिसके अंदर a को 0 पुट करो, b को -1 पुट करो, तो अपना आंसर बताओ। तो जी पहले इसको उठा लो, क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो जो वैल्यू दी हुई है वैसे वैसे इसको पुट करते चले जाओ। a की जगह क्या आएगा 0, 0 का स्क्वायर, b की जगह क्या आएगा -1 प्लस 2, a की जगह क्या आएगा 0 और b की जगह क्या आएगा -1 का स्क्वायर, प्लस a की जगह क्या आएगा 0 और मल्टीप्लाई -1। बेटा 0 एक ऐसा नंबर कह सकते हैं, हाँ नंबर ही बोलेंगे, 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के संग मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी नंबर के संग मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई 3 0, 0 का क्यूब 0, 0 की पावर 4 0। तो अगर हमारे पास एक भी टर्म में हमें 0 दिख जाए, मतलब कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर 0 आएगा। ये 0 आ गया, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को पहले 0 का स्क्वायर सॉल्व किया 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस -1 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 0, ये भी 0, आंसर क्या है 0, 0 0 हो गया सब कुछ, है ना। हाँ सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला देख लेते हैं, चलो। a² प्लस ab प्लस 2, जैसे जैसे वैल्यूज गिवन है ये वाली, वैसे वैल्यू वैल्यूज पुट करते चले जाओ। a की जगह क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2। अब 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 0, लेकिन प्लस 2 है क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 2 2। देखा वो कितनी बड़ी टर्म थी, वो कितना बड़ा एक्सप्रेशन था, उसका आंसर 0 आ गया, ये छोटा वाला था इसका आंसर इसने 2 थे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन फाइंड हो जाएगा। अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें एक चीज और है, वो ये कह रहा है कि जितने भी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वैसे ही मैंने लास्ट में भी बताया हुआ है, बट इसमें एक टॉपिक दे रखा था, मैं बता देती थोड़ा सा, कि आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारे फॉर्मूलेज में किस तरह से काम आता है। फॉर्मूलेज जो हमने पढ़े हैं ना, कि हमारे फॉर्मूलेज में किस तरह से काम आता है। जैसे कि पहला है इसका, पहला कैसे बताया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिस ट्रायंगल की तीनों साइड, तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है कि पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर आपको पता है कैसे निकालते हैं, कि तीनों साइड जो गिवन है उनका एडिशन कर दो, उनका एडिशन कर दो, तो उसका मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल है। ये भी कोई साइड है, ये भी कुछ साइड है और ये भी कुछ साइड है। अब आप इसको ऐसे तो लिखोगे साइड प्लस साइड प्लस साइड, नहीं लिखोगे ना। मैं इसको एक वेरिएबल का नाम दे देती हूँ, मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया डी, डी, तो डी प्लस डी प्लस डी, क्योंकि ये भी डी होगा,
ये भी डी होगा, तो कितने टाइम से डी, तो 3D। आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिल्कुल आ गया। ठीक है ना। अच्छा जी, चलिए इसी तरह से अगर हमें अगला पूछता है ये, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। वो कहता है एक स्क्वायर गिवन है, उसका पेरीमीटर बताओ। हमें पता है स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है। ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, साइड साइड साइड। अब मैं ऐसे लिख दूं साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो क्या फायदा। तो उसने कहा कि एक वेरिएबल ले लो इसकी जगह। मान लो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया टी, कि ये एक टी साइड है, ये एक टी साइड है, और एक ये एक टी साइड है। क्योंकि अभी तक हमें इनकी वैल्यू नहीं पता, तो क्या कर लो, कितने टाइम से, टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी, क्या हो जाएगा 4T। आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिल्कुल आ गया। अब इसी तरह से तुम अगर निकाल लो एरिया, कैसे। उसने कहा है अभी एरिया ऑफ स्क्वायर, अब तो बताया एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लेते हैं हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैसे लिखते हैं, ये जिसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। रेक्टेंगल एरिया होता है ना, एरिया कैसे हमें पता है, एरिया क्या होता है, ये जो अपोजिट साइड्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। यही होता है ना कि इस वाली साइड का इस वाली साइड से मल्टीप्लाई। अब क्योंकि अलग अलग साइड है, तो वो कहता है कि कोई वेरिएबल ले लो। तो मान लो इसको मैं लेंथ मान लेती हूँ, इसको मैं ब्रेथ, एल इंटू बी, विच इज एल बी। एल इंटू बी लिखो इसको, इसको हम एल बी नहीं लिखते, इसको हम एल इंटू बी लिखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये भी एक्सप्रेशन आ गया। तो इसी तरह से हमारे और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे फॉर्मूलेज हैं, जिसके अंदर हम अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब बात ये तो होती है कि जब हमारे ये फॉर्मूले हैं, इसके अंदर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों यूज करते हैं। देखो यहीं से आप देखो, मान लो कोई स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड है 2 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड है, चारों साइड है 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बन गया, चलो कोई बात नहीं, स्क्वायर है ये मान लो, जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर और बन गया जिसकी साइड होगी 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे कब तक करोगे, हमें नहीं पता कि हमारा जो स्क्वायर है वो उसकी साइड क्या है। तो इसलिए उसने क्या करा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हमें इतना पता चल जाए कि जो साइड का जो स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, साइड का जो स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, वो पता करते ही हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4T होता है। जैसे हमें ये पता चल जाएगा कि स्क्वायर की साइड की वैल्यू क्या है, वो वैसे की वैसे हम टी के अंदर पुट कर देंगे, और टी के अंदर पुट करते ही उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि ये, वो हमें डायरेक्ट आंसर दे देगा। हमें बार बार ये चीज देखनी पड़ेगी कि 3 + 3 + 3 + 3, आंसर ये भी 12 आएगा नो डाउट, लेकिन इसने से बेहतर ये चीज है। बस हमें क्या पता करना है कि जो भी हमें स्क्वायर दिया हुआ है उसकी साइड क्या है, साइड पता करते ही हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा, वो भी सिर्फ एक स्टेप में। देखो इस स्टेप से ये चीज बेहतर है। तो इसलिए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं हम अपने फॉर्मूलाज के अंदर, कि हमें बस अपने वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाए, वेरिएबल की वैल्यू पता लगते ही हम आंसर निकाल लेंगे। इसीलिए तो हमने अपने एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालना सीखा था, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो वेरिएबल गिवन थे उनकी हमें वैल्यू दी थी। और यही चीज यहाँ पर है, ये भी तो एक एक्सप्रेशन ही है जिसके अंदर हमने वेरिएबल की वैल्यू मिल गई हमें, और उसको पुट करके हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारे एक्सप्रेशन यूज होते हैं। ठीक है ना। चलिए जी, तो आज आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से जितने क्वेश्चंस करवा सकी थी मैंने वो करवाए हैं। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो, ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना। अब बाकी अब ये वाला जो चैप्टर है इसको अब उठाइएगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व होते हैं नहीं होते, नहीं होते तो दोबारा वीडियोस को देख लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगी। राइट, तो आज के लिए खत्म हो गया ये चैप्टर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अगला नेक्स्ट चैप्टर किस चीज का आएगा। अगर आप लोगों को कोई चैप्टर चाहिए कि ये वाला चैप्टर उठा लो, तो मैं वो चैप्टर भी उठा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए।